अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और हम यूनिट 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल 6 तक 5 तक जो है वो सॉल्व कर चुके थे यहाँ तक। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बाकी के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं 6 7 8 9 10 उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 6 से। तो देखिए न्यूमेरिकल 6 के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ कैनल लॉग गेट is 20 meter wide and 10 meter deep. Calculate the thrust acting on it, assuming that the water in the canal is in level with the top of the gate. Density of the water is 1000 kg per meter cube. तो बेसिकली कैनल लॉक गेट की बात हो रही है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं यहाँ पर कि ये शिप आती है और ये गेट यहाँ से जो है वो लॉक हो जाता है और इस तरीके से वाटर लेवल राइज होता है और ये शिप जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जो दूसरी जो लेवल है वहाँ पर इस तरीके से मूव कर जाती है। तो ये इस तरीके से कैनल लॉक गेट होता है और यहाँ पे जो गेट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी जो विथ है वो आपको गिवन है और इसकी डेप्थ आपको गिवन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी विथ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये इसकी क्या है, डेप्थ है। ठीक है, जिसको मैं डी से इंडिकेट। अब आगे देखिए सवाल के अंदर कहते हैं कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। तो जब यहाँ पे ये जो गेट है जब ये इस तरीके से लॉक हो गया, ये पानी से बिल्कुल जो है वो फिल हो चुका है। ठीक है, तो होगा क्या कि पानी की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी, अब थ्रस्ट लगेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने वो अब थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पर डेटा बनाते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है विथ ऑफ द गेट, वो है 20 मीटर। इसके अलावा जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, 10 मीटर है यहाँ पर। इसके अलावा जो डेंसिटी है वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब वाटर की जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है क्योंकि बहुत जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको गिवन हो या नहीं गिवन हो आपको ये याद होनी चाहिए। क्या फाइंड करना है आपने, आपने फाइंड करना है अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, कि इसके ऊपर जो भी अप थ्रस्ट क्या लग रही है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना है, थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है। थ्रस्ट जिसको हम एफ से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अब थ्रस्ट का, तो वो होता है F इज इक्वल टू रॉ जी वी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, रॉ जी, अगर मैं इसको लिखूं एरिया इनटू हाइट। अब इस केस में जो हाइट है ना वो हमारी डेप्थ है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, डी। और एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एरिया होता है लेंथ इनटू विथ के इक्वल होता है। लेकिन इस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, या लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दें या विथ लिख दें। तो इस केस में आपके पास जो लेंथ होगी बेसिकली, यहाँ पे हम उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, ये आपका होगा विथ इनटू डेप्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट करोगे। विथ की वैल्यू है 20। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 20 और जो डेप्थ है उसकी वैल्यू है 10। तो 20 × 10 जो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, 200 मीटर क्यूब। सो दिस इज द एरिया। और इसके अलावा यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लग इन करते हो यहाँ पे तमाम वैल्यूज, तो आपको क्या मिल जाएगी अब थ्रस्ट। तो यहाँ पे डेंसिटी है 1000, जी की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 9.8। और इसके अलावा यहाँ पर जो एरिया है वो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 200। डी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर। सो इस सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट होगी वो होगी 196,000,000। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट होगी यहाँ पर। अब अगर आप देखें पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर इस पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1.96 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट मूव किया हमने, 7। राइट से लेके गए तो प्लस में। तो न्यूमेरिकल सिक्स हमने सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 1.96 10 टू दी पावर 7 न्यूटन। तो आप देखें बुक के अंदर जो आंसर गिवन है वो है 9.8 10 टू दी पावर 4 4 न्यूटन समथिंग है। तो ये बुक में यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये आंसर जो है वो बुक के अंदर क्या है कि गलत है। यहाँ पर बेसिकली जो हमें विथ और टैब गिवन है उसको यूज़ करते हुए हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी उसके बाद जाकर हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बुक में ये आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर है।
होता है अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज फिल्ड टू द brim with paraffin. Density 800 kg per meter cube. Calculate the pressure on the base and what is the thrust on the base. So let's suppose कि आपके पास कोई टैंक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये कोई टैंक है और इसकी अंदर जो है आपने क्या फिल किया हुआ है, आपने इसमें पैराफिन जो है वो मतलब फिल की हुई है पूरी ब्रिम तक, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इसमें आपने क्या फिल की हुई है, पैराफिन फिल की हुई है। इसकी जो लेंथ है वो है, कितनी लेंथ है यहाँ से लेकर, लेंथ है आपके पास वो है 3 मीटर, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली ये जो है ना, ये मैंने 2D बनाया है लेकिन ये 3 डायमेंशनल 3D टाइप होगा। तो उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, और तो ये कुछ इस तरीके से होगा अगर हम 3 डायमेंशनल वे में देखें। तो इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है, और इसकी लेंथ है, और इसकी जो है वो कुछ ना कुछ डेप्थ है, ठीक है। तो आपने क्या किया हुआ यहाँ पर, इसकी ये क्या है बेसिकली डेप्थ है कि कितना आपने इसको फिल किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रेशर कैलकुलेट करना है कि बेस के ऊपर क्या प्रेशर लग रहा होगा, और थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है कि लेट्स सपोज ये इसकी क्या है बेस है, इसकी बेस के ऊपर क्या प्रेशर होगा और क्या थ्रस्ट होगी, थ्रस्ट फोर्स होगी, वो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कहाँ पर, बेस के ऊपर। तो डेटा बनाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो गिवन है। आपको जो टैंक है उसकी लेंथ गिवन है जो कि है 4 मीटर। इसके अलावा उसकी विड्थ गिवन है जो कि है 3 मीटर। इसके अलावा कितनी इसकी डेप्थ है वो आपको गिवन है जो कि है 2 मीटर। अब आपने क्या करना है, डेंसिटी आपको गिवन है किसकी, पैराफिन। यहाँ पे जो टैंक है वो पैराफिन से फिल है, तो उसकी डेंसिटी आपको सवाल में गिवन है जो कि है 800 kg/m³ है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है कि प्रेशर कितना होगा बेस के ऊपर, वो कैलकुलेट करना है। इसके अलावा जो थ्रस्ट फोर्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें कहाँ कैलकुलेट करनी है, बेस के ऊपर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रेशर P इज इक्वल टू रॉ जी एच। अगर आपको याद हो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, रॉ जी एच। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एच होगा बेसिकली वो क्या होगा, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ बॉटम तक का डिस्टेंस होगा। लेकिन हमारे वाले केस में जो एच होगा बेसिकली वो क्या है, डी है। तो एच की जगह पे आप क्या लिखोगे, डी लिखोगे, जो कि क्या है, डेप्थ है। तो बस बेसिकली टर्म्स का फर्क, लाइक टर्म्स जो है वो चेंज हुई हैं लेकिन बात जो है वो वही हो रही है, ठीक है। तो रॉ जी, और यहाँ पे हम लिख देंगे डी। अब आप देखें यहाँ पे आपको रॉ भी गिवन है जो कि है 800, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 मीटर है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रेशर आपके पास आ जाएगा 15680 पास्कल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, प्रेशर आ गया है। अब आप देखें बुक में जो है वो 16,000 करके लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली जो है वो जो प्रेशर है हमारा वो 16,000 के ही इक्वल आ रहा है, जो कि बुक का आंसर है, ठीक है। हमारा 15,000 समथिंग करके आ रहा है, तो करीब करीब ही है हमारा आंसर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें बात में क्या कहा जा रहा है कि आपने थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है। अब थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की। थ्रस्ट के लिए हम एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का जो कि क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया होता है। अब देखें जो प्रेशर होगा यहाँ पर वो डेप्थ के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जो बेसिकली थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पर बेस के ऊपर करनी है, और हमने यहीं बेस पे तो प्रेशर कैलकुलेट किया था। तो क्या बन जाएगा, थ्रस्ट होगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया को हम लिख सकते हैं यहाँ पर वो होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्रेशर इज इक्वल टू एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू विड्थ करके लिखेंगे। अब प्रेशर क्या है आपके पास जो हमने कैलकुलेट किया था हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या 15680, और लेंथ की वैल्यू कितनी है वो है 4, और विथ की वैल्यू है 3, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर एफ, जो बेसिकली थ्रस्ट फोर्स है जो कि है 188,160 न्यूटन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको देखूँ अप्रॉक्सीमेटली हमारा उतना ही आंसर आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिकली थ्रस्ट है और जो प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आ गया है, सिंपल सा है, ठीक है। है यूनिट 6 का कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर बोट इज 4.0 मीटर वाइड, 8.0 मीटर लॉन्ग एंड 3.0 मीटर डीप।
Part A, how much water will it displace if the top stays 1.0 meter above the water? Part B, what load will the board contain under these conditions if the empty board weighs 6.80 10 to the power 4 Newton in the dry dock? Weight density of water is 9800 Newton per meter क्यूब। तो ये जो सवाल है ये न्यूमेरिकल 5 से मिलता जुलता है। वहाँ पे हम एक बार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड कैसी है हमारे पास, वो है रेक्टेंगुलर, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, और वो कुछ ना कुछ उसकी जो है वो डेप्थ है, ठीक है। अब कहाँ है वो, जब हमने देखा किनारे के ऊपर, जब हमने उसका वेट मेजर किया, खाली जो बेसिकली बोर्ड थी उसका जो वेट था वो कितना है 8.60 10 टू द पावर 4 न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगी ये बोर्ड। तो पहले आपने डिस्प्लेस वाटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है वो ये पानी के अंदर है। तो जब ये इस तरीके से होगी तो ये कुछ ना कुछ जो वाटर होगा उसको क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वो हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर आगे देखिए फर्दर कहते हैं कि उसका जो टॉप है वो 1 मीटर अबव द वाटर है। मतलब कि वो जो बोट है बेसिकली उसका जो टॉप है बेसिकली वो 1 मीटर पानी के ऊपर है, ठीक है। तो उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, ये एक्स जो है वो बेसिकली क्या है कि जो हिस्सा उस बोट का पानी के अंदर है, तो जितना हिस्सा पानी के अंदर होगा उतना ही उसने क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे जो डेप्थ है बेसिकली वो क्या है, डी, जो कि आपको यहाँ पे सवाल में गिवन है, जो कि 3.0 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या ले रही हूँ, डी ले रही हूँ। तो इसको हम डेटा बना लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पे हमें बोर्ड की लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है। तो विड्थ कितनी है, 4.0 मीटर है, राइट। ये आ गया 4.0 मीटर। और इसके अलावा जो इसकी लेंथ है वो है 8.0 मीटर है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो इसकी कितनी डीप है मतलब डेप्थ है वो कितनी है, वो है डी, ठीक है, जो कि कितना है 3 मीटर, राइट। इसके अलावा जो डेप्थ है, डेप्थ अबव द वाटर, ठीक है, कितनी जो डेप्थ है वो पानी के ऊपर है वो है 1 मीटर की, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, वेट आपको गिवन है यहाँ पर, वेट ऑफ एम्प्टी बोर्ड। तो एम्प्टी जो बोर्ड है उसका कितना वेट आपको गिवन है, वो है डब्ल्यू, बी से मैं उसको डिनोट कर रही हूँ, और वो है 8.60 10 टू दी पावर 4 न्यूटन, वो आपको गिवन है। इसके अलावा आपको क्या चीज़ गिवन है, वेट डेंसिटी गिवन है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो वेट डेंसिटी, अब यहाँ पे आप देखिए वेट डेंसिटी लिखा है, सिंपल डेंसिटी नहीं लिखा बल्कि वेट डेंसिटी को यूनिट देख के पता चला ये न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो देखिए जो डेंसिटी होती है उसकी जो यूनिट होता है डेंसिटी का वो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पे वेट डेंसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर रॉ जी की बात हो रही है। रॉ जी का मतलब क्या है, केजी, डेंसिटी का यूनिट है मीटर क्यूब, और जी की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो न्यूटन होता है बेसिकली, न्यूटन का जो यूनिट होता है वो होता है 1 न्यूटन, जो है वो किसके इक्वल होता है, केजी मीटर क्यूब ओवर, उप्स नॉट क्यूब, मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे क्या होता है कि 1 न्यूटन केजी ओवर मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर की बेसिकली इक्वल होता है। तो अगर आप देखो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, यहाँ पर इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन ओवर मीटर क्यूब। तो बेसिकली आपको क्या गिवन है, ये जो गिवन है ये है रॉ जी गिवन है, ठीक है, जो कि इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यूनिट देख के हमें पता चल रहा है कि आपको क्या गिवन है, आपको बेसिकली रॉ जी की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रॉ जी, जो कि किसके इक्वल है, 89800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखें यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, कि आपने फाइंड करना है पार्ट ए के अंदर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है। वॉल्यूम डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी डिस्प्लेस्ड हुआ है वो, ठीक है, वो आपने कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्या लिखेंगे, वी डी करके लिखेंगे।
तो जिसको हम वी डी से डिनोट करेंगे, जो कि हमें फाइंड करना है। पार्ट बी के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपने बेसिकली जो आपने वेट उसके ऊपर लोड जो आपने डाला है बोर्ड के ऊपर, वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो आपने कैलकुलेट करना है, दैट्स मीन कि आपने वेट ऑफ लोड जो है वो कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ लोड, राइट। तो वेट ऑफ लोड को मैं डब्ल्यू एल से मैं डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम डिस्प्लेस कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए के लिए काम करें, जिसमें हमने वी डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वी डी के लिए जब हम काम करेंगे तो एज वी नो दैट जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, विथ इंटू लेंथ इंटू डेप्थ। अब देखें यहाँ पे डिस्प्लेस वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 मीटर जो बोट है वो तो बिल्कुल बाहर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हिस्सा अंदर है हम वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक्स है। तो हम लिखेंगे डी जो है होगा वो क्या होगा, एक्स अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, डी माइनस वन के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डी नहीं होगा, एक्स होगा यहाँ पर, राइट। तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल इंटू डी माइनस वन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्मॉल डी से लिख देते हैं क्योंकि हमने स्मॉल डी लिखा है, तो डी माइनस वन हो जाएगा। वी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, 4.0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 4, एल की वैल्यू है 8, डी की वैल्यू है 3 माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 64 मीटर क्यूब। तो ये हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया है। तो देखिए अब पार्ट बी के अंदर से कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने वेट ऑफ लोड जो है वो कैलकुलेट करना है। अब वेट ऑफ लोड कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि जब यहाँ पे ये बोट इस तरीके से पानी के ऊपर है तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, अब थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी, या हम कहेंगे बियॉन्ड बियॉन्ड फोर्स लग रही होगी। ठीक है, और इसके अलावा नीचे डाउनवर्ड क्या होगा, वेट फोर्स होगी, कि इस बोट की वेट फोर्स जब ये एम्प्टी थी। फिर आपने जब लोड इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो उस वेट लोड का भी कुछ ना कुछ जो है वो वेट होगा, तो डब्ल्यू एल। तो मतलब ये जो बियॉन्ड फोर्स होगी ये वेट फोर्स जो होगी एम्प्टी बोर्ड की उसको भी बैलेंस करिए, और साथ साथ यहाँ पे ये जो लोड होगा उसकी वेट को भी क्या करिए, बैलेंस करिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एम्प्टी बोर्ड प्लस वेट ऑफ लोड। तो अगर मुझे यहाँ पर वेट ऑफ लोड चाहिए तो अपनी इक्वेशन को सेट करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, वेट ऑफ लोड इज इक्वल टू एफ बी माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स है बेसिकली, सॉरी जो बियॉन्ड फोर्स है वो किसके इक्वल है, रॉ जी वी टी, राइट। और वेट फोर्स जो है कि वो क्या है, डब्ल्यू वी, ये आपको गिवन है। अब देखिए जो रॉ जी है यहाँ पे, ये रॉ जी, ठीक है, ये आपको सवाल में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 9800, वी डी आपका कितना आया था, 64। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वेट ऑफ लोड कितना है आपके पास, सॉरी वेट ऑफ एम्प्टी बोर्ड कितना है, 860, 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62720 माइनस 8.60, 10 टू दी पावर 4। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 541,200 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट मूव किया हमने, 5, तो क्या बन जाएगा 5.4, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द वेट ऑफ लोड, ये जो भी हमारा लोड है, ठीक है, ये उसका क्या आ गया है, वेट आ गया है, कि अगर ये कंडीशन होगी तो उसमें उस एम्प्टी बोर्ड के ऊपर हमें कितना लोड जो है वो प्लेस करना है, 5.4, 10 टू दी 5 न्यूटन का लोड जो है वो प्लेस करना है। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल नंबर जो 8 है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, राइट, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। Numerical number 9. A hot air balloon has a volume of 2200 meter cube. The density of the air at temperature 20 degrees Celsius is 1.205 kg per meter cube. The density of the hot air inside the balloon at the temperature of 100 degrees Celsius is 0.946 kg per meter cube. And how much weight can the hot air can lift? तो बेसिकली देखें सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है
कि जो हॉट एयर बलून है उसका वॉल्यूम आपको गिवन है वो कितना है 2200 मीटर क्यूब है, राइट। फिर कहा जा रहा है कि जो डेंसिटी है एयर की 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो कितनी है 1.205 केजी पर मीटर क्यूब है। और हॉट एयर जो बलून है, बेसिकली जो बलून है उसके इनसाइड जो भी एयर है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो है 0.946 केजी मीटर क्यूब है। और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आपसे कहा जा रहा है कि वेट कितना जो वेट होगा हॉट एयर बलून लिफ्ट कर सकता है वो आपने बताया। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर। आपको यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम ऑफ बलून जो कि कितना है 2200 मीटर क्यूब, ठीक है। और इसके अलावा जो डेंसिटी है वो कितनी है, जिसको मैं ρ1 से इंडिकेट कर रही हूँ 20 डिग्री सेल्सियस के बाद 1.205 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी डेंसिटी है जिसको मैं ρ2 से डिनोट कर रही हूँ वो क्या है 0.946 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये वाली जो डेंसिटी है वो कब है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और ये जो डेंसिटी है कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड वेट ऑफ द लोड, कि कितना ये लोड कैरी कर सकता है ये बलून, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये बलून है, तो जब ये यहाँ पे ऊपर की तरफ राइज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एयर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा बलून का, हॉट एयर बलून का, उतना ही वॉल्यूम ये एयर का क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या होगा, बेसिकली एक फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी, बियॉन्ड फोर्स होगी, जो उसको ऊपर की तरफ जो है वो उछालेगी, ठीक है, वो एक उछाल टाइप फोर्स होगी। इसके अलावा दूसरी जो फोर्स है यहाँ पे एक और होगी कि इस बलून का जो भी वेट है अब वो क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड होगा, वेट ऑफ बलून जिसको मैं WB से डिनोट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो लोड होगा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो बेसिकली जो बियॉन्ड फोर्स है, वेट ऑफ बलून और वेट ऑफ लोड, इन दोनों को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ बलून, सॉरी, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बलून प्लस वेट ऑफ लोड। अब हमें क्या करना है, वेट ऑफ लोड कैलकुलेट करना है, तो WL हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, FB माइनस WB। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से FB बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू और वेट ऑफ बलून उसकी जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो बियॉन्ड फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, ρ/G/V के इक्वल होगी, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो वेट ऑफ बलून होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ बलून, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि मास तो हमें गिवन नहीं है बलून का, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। एज वी नो दैट जो डेंसिटी होती है जिसको हम रॉ से इंडिकेट करते हैं, मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो अगर ये वॉल्यूम इस तरफ आ जाए तो क्या बन जाएगा, रॉ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो मास ऑफ बलून की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ρV। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम डेंसिटी के बियॉन्ड फोर्स जो लग रही है, बेसिकली यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो ρ1 होगी जो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पे जो मास है इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ρ2VG, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ρ1 और ρ2 क्या लिखने का क्या मतलब है। अब देखिए जो बलून का जो भी वेट है उसमें हमने जो डेंसिटी लिखी है 100 डिग्री सेल्सियस वाली लिखी है। बेसिकली क्या होगा कि जब आप यहाँ पर ये जो बलून होगा ये जब ऊपर की तरफ राइज करेगा तो यहाँ पर जो एयर होगी वो क्या होगी, वो लेस डेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनसाइड जो एयर होगी बलून के उसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी है 0.946 केजी पर मीटर क्यूब है। लेकिन अगर हम आउटसाइड एयर की बात करते हैं तो वो बलून के इनसाइड मुकाबले में वो ज़्यादा डेंस होगी, तो उसकी जो डेंसिटी है 1.205 केजी पर मीटर क्यूब है। और बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बलून के इनसाइड टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि डेंसिटी जो है वो कम हो और जो एयर है वो क्या हो, वो ऊपर की तरफ राइज करे, जिससे बलून ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा, जिससे ये लोड को ईजिली कैरी कर सकता है। तो हमने क्या किया कि जो बियॉन्ड फोर्स है उसमें जो डेंसिटी आएगी वो आउटसाइड वाली आएगी, जो एयर है बेसिकली जो इर्द गिर्द की जो एयर है तो उसका
टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रॉ 1 आ जाएगा, तो वहाँ की जो डेंसिटी होगी वो रॉ 1 होगी। और जो बलून का जो वेट है बेसिकली उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इनसाइड बलून क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है कम है 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी एयर की वो रॉ 2 होगी। अब देखें यहाँ पे जो वॉल्यूम है दोनों में, तो देखें बलून का वॉल्यूम और जो एयर डिस्प्लेस हुई है उन दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है, तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम क्या है उसी वजह से मैंने क्या लिखे हैं वी लिखे हैं, तो क्या बन जाएगा VWL। अब यहाँ पे देखें GV दोनों में सेम है, रॉ 1 माइनस रॉ 2 हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो अगर मुझे यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना है वेट ऑफ लोड, तो हमें ये तमाम वैल्यूज गिवन है। G की वैल्यू है 9.8, V की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है जो कि है 2200, और रॉ 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 1.205 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.946। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो WL का जो आंसर आएगा मतलब जो वेट ऑफ लोड है वो कितना होगा 5584.04 न्यूटन। अब पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊंगी तो कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 3 डिजिट मूव किया, तो क्या होगा 5.58 10⁻+3, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट होगा वो क्या होगा न्यूटन होगा। तो हमें कितने लोड की ज़रूरत है अगर हम इस बलून का जो वॉल्यूम है जो भी हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कितना वेट ये बलून लोड कर लेके जो है वो मतलब कितना जो लोड है ये लिफ्ट कर सकता है वो है 5.58 10⁻³ न्यूटन का जो लोड होगा ये बलून क्या कर सकता है लिफ्ट कर सकता है। तो आप देखें यहाँ पे है 5590, तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ ना करें, आप इसको जो है वो ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5590 के ही करीब करीब है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा क्या आ गया है आंसर आ गया है। तो यूनिट 6 फ्लूइड स्टैटिक का हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 10 सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, स्फेरिकल बलून हैज अ रेडियस ऑफ 7.15 मीटर एंड इज फिल्ड विथ हीलियम। हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट अज्यूमिंग दैट द स्किन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बलून हैज अ मास ऑफ 930 kg। नेगलेक्ट द बियॉन्ड फोर्स ऑन द कार्गो वॉल्यूम इटसेल्फ। तो बेसिकली देखें सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक स्फेरिकल बलून है और उसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है 7.15 मीटर है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि ये जो बलून है किससे फिल्ड हुआ है, हीलियम जो है उससे फिल्ड हुआ है, और कह रहे हैं कि ये जो बलून है ये कार्गो को क्या कर रहा है लिफ्ट कर रहा है, और ये जो है कितने लार्ज कार्गो को लिफ्ट कर सकता है कि अगर हम अज्यूम करें कि जो इसके स्किन है स्ट्रक्चर है बलून का उन सबको मिला के जो इसका मास बन रहा है वो 930 kg बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो इसकी ये जो डोरियां वगैरह और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस सबको मिला के जो इसका ओवरऑल जो मास बन रहा है इस बलून का वो कितना है 930 kg है। तो ये कितना जो कार्गो है उसको लिफ्ट कर सकता है आपने वो बताना है। फिर कहते हैं नेगलेक्ट द बियॉन्ड फोर्स ऑन द कार्गो वॉल्यूम इटसेल्फ। अब देखिए जो बियॉन्ड फोर्स होगी बेसिकली यहाँ पर बलून के ऊपर भी लगेगी, ठीक है, यहाँ पर इसको हम एफ भी कह रहे हैं, और इस कार्गो के ऊपर भी लगेगी ऊपर की तरफ, लेकिन ये इतनी माइन्यूट होगी तो हम उसको क्या कर रहे हैं नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले इस सवाल के अंदर आपको डेंसिटीज जो है वो गिवन होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ हीलियम जिसको मैं रॉ एच से डिनोट कर रही हूँ जो कि कितनी होती है 0.166 kg/m³ होगी, ठीक है। तो इस तरह की डेंसिटीज आपको गिवन होंगी। और अगर मैं एयर की डेंसिटी की बात करती हूँ तो वो कितनी होती है 1.205 kg/m³, ठीक है। तो ये डेंसिटी जो है वो आपको गिवन होंगी, सवाल में गिवन नहीं है लेकिन इस तरह की डेंसिटीज गिवन होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या गिवन है सवाल के अंदर रेडियस गिवन है जो कि कितना है 7.15 मीटर है। और इसके अलावा जो मास है किसका बलून का, ठीक है, ये क्या है मास ऑफ बलून जिसको मैं क्या लिखूंगी 930 kg करूँ लिखूंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है टू फाइंड वेट ऑफ कार्गो, ठीक है, कितना ये कार्गो को लिफ्ट कर सकता है ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल जो लास्ट न्यूमेरिकल था न्यूमेरिकल नंबर 9 उससे ही मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है लेकिन उससे जैसा ही मिलता जुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है बियॉन्ड फोर्सेस बलून के ऊपर, ऑब्वियसली जब ये ऊपर की तरफ जो है वो बलून लिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा एयर जो है वो डिस्प्लेस्ड होगी, और एयर का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना इस बलून का वॉल्यूम होगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जो कि इस बलून के ऊपर लगेगी, एक तो क्या होगी वो होगी वेट ऑफ बलून, और दूसरा जब ये कार्गो को लिफ्ट करेगा तो इस कार्गो की भी कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि क्या कहलाएगा WC कहलाएगा, तो हम कहेंगे वेट ऑफ कार्गो। और हमें यही जो है वेट ऑफ कार्गो कैलकुलेट करना है
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन बनाते हैं कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। एक क्या है, अप थ्रस्ट फोर्स है या बियॉन्ड फोर्स है। किसको बैलेंस करिए, वेट ऑफ बलून एंड वेट ऑफ कार्गो। हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ कार्गो। तो अपनी इक्वेशन को कार्गो के ऊपर सेट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ बलून माइनस वेट ऑफ बी। ठीक है। यहाँ पर इस या तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि वेट ऑफ हीलियम। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ हीलियम करके लिख देते हैं हम यहाँ पर वेट ऑफ हीलियम। ठीक है। हीलियम लिखे हैं, बलून लिखे हैं, एक ही बात है क्योंकि बलून के अंदर क्या फिल हुई हुई है, हीलियम जो है वो फिल हुई हुई है। अब इसके अलावा जो है वो मैं इसलिए लिख रही हूँ हीलियम क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो खैर इसको हम हीलियम ही लिख देते हैं कि मास ऑफ हीलियम। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें क्या करना है, हम इसको ज़रा ओपन करते हैं WC। तो वेट ऑफ बलून जो सॉरी यहाँ पे ये क्या है, बियॉन्ड फोर्स है। बियॉन्ड फोर्स क्या होगी, ρGH। इसके अलावा माइनस मास ऑफ हीलियम इनटू G। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये बेसिकली क्या है, डेंसिटी है। और यहाँ पे ये जो डेंसिटी आएगी किसकी आएगी, एयर की आएगी। जो इस 8 गिट की जो एयर होगी वो बेसिकली जो डिस्प्लेस होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ρA करके लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है, सॉरी ये G नहीं होगा, ये H नहीं होगा बल्कि V होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये V जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ρGV होता है ना, बियॉन्ड फोर्स। तो हमें क्या करना है, ये जो V होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें सवाल में आपसे क्या कहा है कि जो बलून है कैसा है, स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल अगर होगा तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कहता है V इज इक्वल टू 3/4 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 पाई, और आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, पाई की वैल्यू लिख देते हैं मैं 3.14। आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7.15 क्यूब। इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बलून जो निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, 1530.33 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बलून। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बलून कहें या जो भी यहाँ पे एयर डिस्प्लेस हुई है उसका वॉल्यूम, क्योंकि दोनों वॉल्यूम क्या होने वाले हैं, सेम ही होने वाले हैं। तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। अब देखें MH की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, मास ऑफ हीलियम। और G की भी वैल्यू आपको यहाँ पर पता ही होती है। तो हम यहाँ पे इसमें प्लग इन करेंगे। तो हम WC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ρAGV माइनस MHG। तो देखें रॉ एयर जो है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, G दोनों में है तो हम क्या करते हैं कॉमन लेके लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ρAG यहाँ पर आ गया है कॉमन। ठीक है। G की वैल्यू है 9.8। रो ए क्या है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर 1.205। वी क्या है आपके पास, वो है 1530.33 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम एच इज द मास ऑफ द हीलियम 930। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने इस सबको प्लग इन कर दिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वेट ऑफ कार्गो जो आपके पास आ रहा है वो है 8957.72 न्यूटन। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या बन जाएगा, वेट ऑफ कार्गो, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। इस पॉइंट को उठा के यहाँ लेकर आएंगे, क्या बन जाएगा 8.9, 1 2 3 डिजिट हमने मूव करवाया है, 10⁻³ न्यूटन। सो दिस इज द वेट ऑफ कार्गो। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेट ऑफ कार को जो है वो फाइंड कर लिया। अब अगर मैं मास कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि कितना ये मास ये कार को लिफ्ट कर रहा है, तो एज वी नो दैट वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। अगर वेट ऑफ कार्गो की बात है तो यहाँ पे मास ऑफ कार को आएगा। तो mc के ऊपर सेट करते हैं अपनी इक्वेशन को, तो क्या होगा, WC/G हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8.9 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मास ऑफ कार्गो जो निकल कर आएगा वो होगा 914 kg। सही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मास ऑफ कार्गो कैलकुलेट कर लिया कि इतना अगर मास होगा कार्गो का और इस तमाम कंडीशन के अंदर होगा तो ये मास जो है वो कार्गो को क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो हमें मास ऑफ कार्गो और वेट ऑफ कार्गो हमने दोनों ही क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल नंबर 10 जो कि यूनिट 6 का लास्ट था, तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है 914 आता है अप्रॉक्सीमेटली, जो है वो 920 के ही करीब है। तो और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप वेट की बात करें तो यहाँ पर 8.9 है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगी तो 9 × 10⁻³ न्यूटन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है
तो इसी के साथ हमने यूनिट 6 का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 भी जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल यूनिट 6 जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।